हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। कहीं पे 7th को खेली जाएगी, कहीं पे 8th को, बट सेंडिंग वार्म विशेस फ्रॉम आवर साइड टू योर्स। मे यू हैव अ सेफ वन। चलिए, आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर्स स्टडी करेंगे फरवरी 2023 के लिए। एम्फेसिस रहने वाला है स्टेट न्यूज। स्टेट में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है अलग अलग स्टेट में, जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है, वो सब देखेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस न्यूज को कवर करेंगे। ये थर्ड वीडियो है मंथली करंट अफेयर्स का। हर महीने हम 5 पार्ट्स लेकर के आते हैं। 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ गए हैं, आपस में कोई लिंक नहीं है, आप बाद में देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट 2023 की बनी हुई है। 6 मंथ्स प्लेलिस्ट भी विजिट कर लीजिएगा। 2022 की प्लेलिस्ट भी अलग बनी हुई है मंथली की, वो भी आप विजिट कर सकते हैं प्रीवियस रेफरेंसेस के लिए। और जो भी 5 पार्ट्स आते हैं उनका एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ होता है, जो वेबसाइट पे बाय 7th ऑफ एवरी मंथ अवेलेबल करवाया जाता है, और वो आपको जल्दी ही मिल जाने वाला है। हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। चलिए, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे किक स्टार्ट क्वेश्चंस के साथ में। दिमाग को अलर्ट, एक्टिव करने के लिए, स्टडी मोड में लाने के लिए 3 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं। अगर इनका आंसर आता है, प्रीवियसली करंट अफेयर्स कहीं से पढ़ा है, चैनल से ही पढ़ा है, तो कोशिश कीजिए आंसर करने का। नहीं तो गूगल करना चाहें कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। एक्टिवली जब कोई चीज़ सर्च करोगे दिमाग में ज़्यादा रुकेगी। और अगर कोई भी मेहनत नहीं करनी और आता भी नहीं है, डू नॉट वरी, आज की वीडियो में पढ़ेंगे ही, और इन तीनों का आंसर आज आपको वीडियो में भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन टू बी रीनेम्ड आफ्टर। किसके नाम के ऊपर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण दोबारा किया जाना है। दूसरा क्वेश्चन, डैश बीट सैटर्न। कौन सा प्लैनेट है विच बीट सैटर्न टू बिकम द प्लैनेट विद मोस्ट मून्स। पहले सैटर्न को सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लैनेट माना जा रहा था 83 मून्स के साथ। अब एक और प्लैनेट है जिसने इसको पिछाड़ दिया है, और किसके पास है सबसे ज्यादा मून्स, यानी उसकी नेचुरल सैटेलाइट से आपको बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन, पीएम अनवील्स इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का अनावरण किया है। साउथ का कोई स्टेट है, इतना मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ठीक है जी, अगर आता है तो आंसर कीजिए, नहीं आता तो एनीवेज विल बी स्टडिंग अबाउट इट। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी पहली कैटेगरी ऑफ न्यूज के साथ में, विच इज स्टेट न्यूज। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शंस, कोर्सेज चेकआउट करने हैं तो परचम ऐप विजिट कर लीजिएगा। और अगर आपको करंट अफेयर की ईयर बुक लेनी है हार्ड कॉपी, तो वो आप perchamstore.in से ले सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए ऐप विजिट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो perchamclasses06@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टेट न्यूज। Alright, so very first question is here. Yaya So to become Ladakh's first biodiversity heritage site. आपसे पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि लद्दाख की कौन सी पहली बायोडाइवर्सिटी साइट बनने जा रही है। प्रपोजल आ चुका है। सो आंसर इज यायात सो, लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल बनने जा रही है। याद रखिएगा, ये लेक है। ओके, यायात सो इसको प्रपोज किया है टू बी द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। और अगर इस लेक के हम बारे में बात करें तो इसको बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है। वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट्स है ये ब्लैक नेक्ड क्रेन की। ब्लैक नेक क्रेन है और वो उनकी जो ब्रीडिंग है उनमें वन ऑफ द हाईएस्ट साइट्स है ये। यहाँ पे ब्रीडिंग होती है। 4820 मीटर्स हाइट पे लद्दाख के अंदर सिचुएटेड है। Then, Ladakh hosted India's first frozen lake marathon at Pangong So. अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, हम लद्दाख की न्यूज़ पहले एक साथ देख रहे हैं, तो पूरी स्टेट न्यूज़ में हम स्टेट वाइज कंपाइलेशन या यूनियन टेरिटरी वाइज कंपाइलेशन करते हैं, क्योंकि जितनी ऑर्गेनाइज तरीके से आप पढ़ाई करोगे उतना दिमाग में रिटेन रहेगी। राइट, सो लद्दाख होस्टेड इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट पंगोंग सो। पंगोंग सो के अंदर पहली जमी हुई झील मैराथन कंडक्ट की गई, हाफ मैराथन थी, और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी इसको दर्ज किया गया, बिकॉज वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन सब जीरो टेम्परेचर्स पे, यानी जीरो से भी नीचे तापमान पे ये की गई 13,862 फीट की ऊंचाई के ऊपर। राइट, और इस मैराथन को नाम दिया गया द लास्ट रन, बिकॉज लद्दाख बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल उथल पुथल से गुजर रहा है। वहाँ के ग्लेशियर्स जो हैं वो हैम्पर हो रहे हैं, बिकॉज वहाँ की जो इकोलॉजी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बर्डन आ रहा है टूरिज्म के चलते। राइट, तो इसलिए इसको नाम दिया गया द लास्ट रन, ताकि जो क्लाइमेट इशूज़ हैं वहाँ पे उनको हाईलाइट किया जा सके कि अगर कुछ ध्यान नहीं दिया तो इस तरह से यहाँ पे बर्फ जमना ही बंद हो जाएगी आने वाले कुछ समय में, लेक्स जमना बंद हो जाएंगी, इकोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। Cabinet approves construction of Shinkula tunnel to provide all-weather connectivity in Ladakh. लद्दाख के अंदर कैबिनेट ने सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शिंकुला ला मतलब पास होता है, ठीक है, तो जो दर्रे होते हैं पासेस होते हैं, शिंकुला
के निर्माण को मंजूरी दे दी है। श्रृंखला का निर्माण कहाँ होगा, पहली चीज ये पूछी जा सकती है। तो लद्दाख और हिमाचल के बॉर्डर पे, पहले यहाँ देख लीजिए, ये मैप देखिएगा इफ इट इज विजिबल टू यू। ये लद्दाख आपको दिख रहा है, ये हिमाचल दिख रहा है, एंड दिस इज श्रृंखला। सो लद्दाख हिमाचल के बॉर्डर एरियाज पे ये बनेगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और कौन सी रोड लिंक पे ये बनेगा, तो नीमू पदम दारचा रोड लिंक के ऊपर इसको बनाए जाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। 4.1 किलोमीटर्स का ये टनल होने वाला है, दिसंबर 25 तक इसको कंप्लीट किया जाना है। नाउ समथिंग मोर अबाउट दिस टनल, लाइक आई टोल्ड यू, ये जो टनल है ये बॉर्डर ऑफ लद्दाख इन हिमाचल प्रदेश कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और ये किसको कनेक्ट करेगा, लेह लद्दाख की जो ज़ंस्कार वैली है उसको, और लाहौल हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली जो है उसको, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। यूजुअली दर्रों के केसेस में यही पूछा जाता है कहाँ पर हैं और कौन से दो एरियाज को कनेक्ट कर रहे हैं। और ये रोहतांग पास के नॉर्थ में आएगा। 4.1 किलोमीटर हमने देख ही लिया। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये काम कर रही है। कौन से प्रोजेक्ट के चलते ये बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट योजकार। चलिए अगली न्यूज की तरफ। अब हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाइंड्स लिथियम एंड गोल्ड डिपॉजिट्स। पहली बार भारत में लिथियम और गोल्ड डिपॉजिट्स मिले हैं। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिले हैं। और 59 लाख टन्स ऑफ लिथियम स्पेशली फाइंड किया गया है। अभी तक हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं लिथियम के, इंपोर्ट करते हैं हम, इससे हमारा इंपोर्ट थोड़ा कम होगा। और हम लिथियम, निकल और कोबाल्ट के इंपोर्ट करते हैं, लाइक आई टोल्ड यू, फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब अगर हम लिथियम की बात करें, बिकॉज मेनली लिथियम रिजर्व्स जो हैं वो इंडिया में पहली बार मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो लिथियम, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम 3rd नंबर का एटॉमिक टेबल के अंदर ये एलिमेंट आता है। और सिल्वरी वाइट मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, लाइटेस्ट मेटल। हाइड्रोजन, हीलियम तो गैसेस है। मेटल की हम बात करें तो सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लिथियम है। तो लिथियम एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, अब आप ध्यान रखेंगे। लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो रहता है। एल्कलाइन है, रेयर मेटल है, इंडिया में भी पहली बार मिला है, रेयर मान लीजिए, ठीक है वैसे तो। लिथियम एनाटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। एटॉमिक मास कितना है इसका, एटॉमिक नंबर इज 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मास कितना है 6.94 IU। देन अब लिथियम कहाँ काम आता है, बैटरीज के अंदर पर्टिकुलरली काम आता है, ठीक है। सो जितनी भी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल डिवाइसेस की, उनके अंदर नॉन रिचार्जेबल बैटरीज भी जो होती हैं, जैसे पेस मेकर्स वगैरह होते हैं हार्ट के, उन सब में भी टॉयज, वॉचेस, इन सब में काम आता है। ओके, और कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं लिथियम के, तो सबसे पहले नंबर पे आती है चिली, देन ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। फाइन, मूविंग ओवर। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली बार, या देश में पहली बार, किस स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन यानी कि संगठित खेती की जाएगी मुलेठी की, लिकरिस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज खेती की जाएगी किसकी, मुलेठी की। मुलेठी एक बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है और आयुर्वेद में सालों से यूज किया जा रहा है अपनी स्वीट प्रॉपर्टीज के लिए, सूदिंग प्रॉपर्टीज के लिए। देख लेते हैं इसकी कौन सा पार्ट काम में आता है, रूट। कौन सी चीज काम में आती है, मुलेठी की जो डंडी होती है वो बेसिकली रूट है। ओके, स्वीट टेस्ट होता है इसका, और इसके अंदर ग्लाइसरिजिन होता है जो कि 50 टाइम्स सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठा होता है, और इसमें स्वीटनिंग प्रॉपर्टी होती है। मेडिसिन की तरह आयुर्वेद में यूज़ होता है, और इसका जो आयुर्वेद में नाम होता है वो है यष्टिमधु। यष्टिमधु, और रिजुविनेशन के लिए, बॉडी में ताकत लाने के लिए, गला खराब है तो उसको ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काम में आता है। चेस्ट, लंग डिजीजेज, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, तो जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होंगी ना इम्यूनिटी से रिलेटेड, खांसी जुकाम से रिलेटेड, उसमें लिकोरिस होता ही होता है, मुलेठी होता है। घर में काढ़े बनते हैं तो भी हम डालते हैं, नहीं तो ऐसे भी चूसी जाती है, राइट। इम्यूनिटी बढ़ाती है क्योंकि मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाती है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, फाइटिंग सेल्स होते हैं, है ना, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। देन वेट लॉस में हेल्प करती है। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑर्गेनाइज खेती कहाँ होगी, हिमाचल प्रदेश के अंदर होगी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पानी से बिजली बनाने वाला जो प्रोजेक्ट होता है, जिसके लिए बांध बनाया जाता है, डैम बनाए जाते हैं, और उस प्रोजेक्ट का नाम है, क्या नाम है, बोकांग बालिंग। और ये प्रोजेक्ट कहाँ है जिसके अगेंस्ट विरोध चल रहा है वहाँ के लोकल्स का, तो ये उत्तराखंड के अंदर प्रस्तावित है, बनाया जाना है। बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है धौली गंगा रिवर के ऊपर। धौली गंगा उत्तराखंड में जो आती है ना, और विष्णु प्रयाग के अंदर संगम बनाती है, अभी हम देखेंगे। सो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड की, वहाँ पे इसको बनाया जाना प्रपोज है, और वहाँ के लोकल्स बिल्कुल अगेंस्ट हैं। क्यों, क्योंकि जोशीमठ जैसा इंसिडेंस होने का इनको खतरा लग रहा है कि वापस उस तरह की चीज़ें होंगी।
इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो प्रपोज है 165 मेगावाट की है और कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इसके अंदर बनाया जाना है। THDC इंडिया लिमिटेड जो है तेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिवीजन जो है बेसिकली वो इसको टेक केयर करने वाला है ना। धौली गंगा रिवर की बात आई है तो धौली गंगा रिवर के बारे में देख लेते हैं कि ये नीति पास जो है तिब्बत और उत्तराखंड के बॉर्डर के पास वहां से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद अलकनंदा से मिलती है। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, ये 5 प्रयाग, पंच प्रयाग हम बोलते हैं। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव प्रयाग। तो सबसे पहला प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग है, जिसमें धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है जी। और उसके बाद में ये जो धौली गंगा है ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी की तरह फंक्शन करती है, जैसे और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सब अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। और टोटल 94 किलोमीटर लेंथ है इसकी। अब देखिएगा मैप के ऊपर इसको फटाफट से, तो ये आपको दिख रही है भागीरथ से निकलती हुई अलकनंदा ये जा रही है और इसमें धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग पे, नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग पे, पिंडर गंगा मिलती है कर्ण प्रयाग पे, मंदाकिनी मिलती है रुद्र प्रयाग पे, भागीरथी मिलती है देव प्रयाग पे। और ये जो फिर गंगा निकलती है ना, हम इसको बोलते हैं BA पास। BA पास क्यों बोलते हैं? क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं और फिर गंगा के नाम से आगे ये जाते हैं, तो गंगा BA पास है, भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा और उनमें मिली धौली गंगा और ये विष्णु प्रयाग। तो इसी धौली गंगा के ऊपर बनना है ये डैम, जिसकी बारे में बातचीत हम कर रहे थे। THDC इंडिया लिमिटेड जो है इसको बनाने का काम करेगी। समझ में आ गया मुद्दा? चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ कम्स इनटू फोर्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर सख्त नकल कानून या नकल विरोधी कानून लाया गया है कि अगर कोई भी बड़े जो गैंग होते हैं, नकल माफिया होते हैं, वो अगर दिखे गए तो उनके ऊपर बहुत सिवियर फाइन्स लगेंगे, अप टू 10 करोड़ रुपीज़ के, और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, 10 साल तक का कारावास भी हो सकता है। और अगर स्टूडेंट कोई इसके अंदर पता लगा कि भाई आप इसके अंदर इन्वॉल्व थे तो आपको 10 ईयर्स तक के लिए बैन किया जा सकता है फ्रॉम ऑल दीज गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। सो कंट्री का सबसे सख्त एंटी कॉपिंग लॉ कहा जा रहा है इसको, और इसका नाम है उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एंड इन रिक्रूटमेंट ऑर्डिनेंस 2023, ये इसका नाम है। उत्तराखंड के अंदर ध्यान रखिएगा, बाकी स्टेट भी अब ला रहे हैं पर सिवियरिस्ट उत्तराखंड का कहा जा रहा है। फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला इन पंजाब। पंजाब की तरफ रुक करते हैं। स्टेट लेवल पहली बार श्रिम्प मेला, या जिसको हम झींगा कहते हैं ना, श्रिम्प एंड प्रॉन मेला रहा। कहाँ लगा? पंजाब के अंदर लगा और मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा। सो बेसिकली जो पंजाब है, पंजाब का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है ना, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ वेस्टर्न पार्ट में, जहाँ पर कि वाटर लॉगिंग होती है और वहाँ का पानी खारा पानी है और वाटर लॉगिंग होती है, खेती नहीं हो सकती, तो वहाँ पे श्रिम्प्स और प्रॉन्स का कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी के चलते ये प्रॉन फेयर भी लगाया गया ताकि एक्वाकल्चर को और बढ़ावा मिल सके। सो श्रिम्प फार्मिंग 2016-17 के अंदर यहाँ शुरू हुई थी। मुक्तसर, फजिल्का, फिरोजपुर, भटिंडा एंड फरीदकोट, इन एरियाज में श्रिम्प फार्मिंग हो रही है। और क्यों हो रही है मैंने आपको समझा दिया। वाटर लॉगिंग यानी पानी भरने की समस्या, और उसी के साथ साथ ये जो ग्राउंड वाटर है सलाइन नेचर का है, तो खेती में भी काम नहीं आता, इसलिए यहाँ से अब इकोनॉमी बूस्ट होगी। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी सेटअप इन गोरखपुर, हरियाणा। अब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट खोला जा रहा है गोरखपुर के अंदर, हरियाणा। अब ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं है जी, यूपी में भी गोरखपुर है, ये गोरखपुर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। यूपी के अंदर ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चलो जल्दी से बता दो, क्वेश्चन कर लेते हैं हम। पावर प्लांट्स याद करवा रखे हैं मैंने। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया का पहला, तो यहाँ पे यूपी को ऑफ कोर्स कंसिडर नहीं किया गया, वरना यूपी के अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है। तो ये बिल्कुल नॉर्थ वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये वाले हिस्से की हम बात करें तो उस एरिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राइट। और अगर आप यूपी को इंक्लूड करोगे तो नॉर्थ इंडिया का पहला नहीं कहलाएगा ये, फाइन। तो आप तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रख सकते हो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है गोरखपुर, हरियाणा के अंदर, और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा की है वहाँ पे ये होगा। 560 हेक्टेयर के अंदर बनेगा। 2800 मेगावाट जो बिजली है वो प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट फेज इसका 2025 एंड सेकेंड फेज 2028 तक कंप्लीट हो जाना निश्चित किया गया है।
36th एडिशन ऑफ सूरज कुंड क्राफ्ट्स मेला। सूरज कुंड क्राफ्ट्स मेला जो क्राफ्ट्स मेलों में सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला होता है, हरियाणा के अंदर किया जाता है। सो इस बार फरीदाबाद हरियाणा के अंदर 36th एडिशन हुआ 3 से 19 फरवरी। और सूरज कुंड मेला अथॉरिटी और हरियाणा टूरिज्म ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सबके साथ में मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया। किसने इनॉग्रेट किया, कौन सा थीम स्टेट था, कौन सा पार्टनर नेशन था, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसने इनॉग्रेट किया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इनको इनॉग्रेट किया। ठीक है, थीम स्टेट कौन सा था, सो नॉर्थ ईस्ट रीजन को थीम स्टेट रखा गया, वहीं की ज़्यादा डिस्प्ले यहाँ पे थीम रखी गई। पार्टनर नेशन रहा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर टू बी सेटअप इन दिल्ली, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र जहां पे मेट्रो से रिलेटेड नॉलेज एक्सचेंज वगैरह हो सकते हैं, ऐसा एक सेंटर खोला जाएगा दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में भी ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया, GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, वो ये सेंटर डेवलप करेंगे। डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन इसकी की जाएगी और भारत का पहला इस तरह का ये सेंटर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में बन रहा है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली का है वहीं पे सेटअप किया जाना है और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, डायलॉग एंड कोलैबोरेशन या डिस्कोर्सेस किए जा सकते हैं मेट्रो के और फर्दर डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, विच स्टेट अलोकेटेड 13,000 crore टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वाटर कलेक्टेड इन चंबल रिवर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित जल को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो भाई राजस्थान में एक नदी है जिसमें कि वाटर एक्सेस हो जाता है कुछ टाइम में, तो उसको अलग डिस्ट्रिक्ट तक भेजा जाना है और इसके लिए 13,000 करोड़ का एक बजट रखा गया है। कौन से स्टेट के अंदर ये काम हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये किया है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये नाम है इस प्रोजेक्ट का, और रिसेंट स्टेट बजट के अंदर इसको अनाउंस किया गया। अब देखिए जो सदर्न राजस्थान है ना, वहाँ पे रिवर्स हैं जैसे कि चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, इन सब से जो पानी है वो साउथ से साउथ ईस्टर्न राजस्थान की तरफ भेजने के लिए ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, बस इतना है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं स्टेट की, उनसे ये कैनाल होकर के गुजरने वाला है। CM कौन है राजस्थान के, अशोक गहलोत। PM मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड जल जन अभियान इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि जल जन अभियान जो कि PM मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया या फिर कौन से स्टेट से स्टार्ट किया गया, तो राजस्थान का सिरोही डिस्ट्रिक्ट, सिरोही जहाँ पे माउंट आबू भी है ना, तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट से जल जन अभियान स्टार्ट किया गया। और सिरोही में, माउंट आबू में ही ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर भी है, यानी हेड ऑफिस भी है, हेडक्वार्टर बोलिए या उनका बेस है पूरा। और ये जो जल जन अभियान है बेसिकली एक तरह से कैंपेन है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है कि वाटर से को प्रिजर्व करना है एंड ऑल। तो वो किसकी मदद से हो रहा है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन ये दोनों मिल करके एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करेंगे। 8 मंथ्स तक ये चलेगा कि कैसे 5,000 वाटर बॉडीज़ पूरे कंट्री में जो हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे बचाव किया जाए और नई वाली को भी कैसे बिल्ड किया जाए। जल जन अभियान, जनता तक ब्रह्मा कुमारीज पहुंची हुई हैं, जल मिनिस्ट्री हो गई और इन दोनों का मिला जुला हो गया। और क्योंकि उनका केंद्र है सिरोही, इसलिए सिरोही से इसको लॉन्च किया गया। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात गवर्नमेंट साइंस डील विद OECD टू होल्ड PISA टेस्ट फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूली छात्रों के लिए PISA परीक्षा आयोजित करने के लिए OECD के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाउ व्हाट इज दिस OECD एंड व्हाट इज दिस PISA? सो इतना तो समझ में आ गया, गुजरात गवर्नमेंट है उसने OECD के साथ में MOU साइन किया कि भाई आप हमारे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं ना उनके लिए PISA टेस्ट कंडक्ट कीजिएगा। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और ये जो PISA टेस्ट है इसका मतलब होता है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इंटरनेशनल लेवल का एक असेसमेंट है जिससे सारी जो भी एरियाज होते हैं स्टूडेंट के वो असेस किए जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स पता लगेगा बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और उसके हिसाब से और काम किया जा सकता है उनके ऊपर। तो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। अग्रीमेंट साइन हुआ, भाई गुजरात गवर्नमेंट है तो गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल जी और OECD पेरिस के डायरेक्टर एंड्रियस स्केशलर के बीच में हुआ। और गुजरात ऐसा पहला स्टेट बन जाता है पूरे भारत में जिन्होंने इस तरह का कोई अग्रीमेंट OECD के साथ साइन किया है PISA टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए। PISA 15 ईयर के जो बच्चे होते हैं ना उनकी रीडिंग, मैथमेटिक्स, साइंस स्किल्स और किस तरह से वो रियल लाइफ चैलेंजेस को मीट करेंगे उन सबको जज करता है। सो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर रिजल्ट निकल के आएगा। 6th phase of सुजलम सुफलम जल अभियान begins। सुजलम सुफलम जल अभियान
कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? ये सीधी बात आती है तो गुजरात से जुड़ा हुआ है। देखो ना, सू करे छे भाई, सू बोले छे तो सू सू आता है ना, सू हर चीज़ में अच्छे के लिए, या गुजराती में बहुत कॉमनली आता है। सुजल भी नाम बहुत कॉमन है, तो सुजलाम सुफलाम गुजरात से जुड़ा हुआ है। 6th फेज इसका चालू हुआ 17 फरवरी को, और पूरे स्टेट से जुड़ी हुई ये कैंपेन है। नाम से समझ में आ रहा है जल से रिलेटेड है, तो ग्राउंड वाटर लेवल्स और कैसे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें और ग्राउंड लेवल को बढ़ाएं, उससे रिलेटेड ये पूरी कैंपेन है। ये 104 डेज तक चलने वाली है, 6th फेज। परशोत्तम रूपाला लॉन्चेस सागर परिक्रमा फेज 3 फ्रॉम हाजिरा पोर्ट। सो परशोत्तम रूपाला जी कौन है? फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के हमारे मिनिस्टर हैं, और इन्होंने लॉन्च किया सागर परिक्रमा फेज 3। सागर परिक्रमा है जिसमें कि जो भी स्कीम्स होती हैं इन इंडस्ट्री से रिलेटेड वो सारी आम जनता तक पहुंचाई जाती हैं। तो हाजिरा पोर्ट से शुरू होकर के महाराष्ट्र के टुवर्ड्स जो भी पोर्ट्स हैं वहां तक ये लेके जाएंगी। सो कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र जैसे कि सतपति, वेसाई, वर्सोवा, ये, और एंड होगा ये सासनडॉक मुंबई तक। तो गुजरात से मुंबई तक की ये पूरी एक सागर परिक्रमा फेज 3 स्टार्ट की गई। इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस फिशरी रिलेटेड स्कीम्स। सो मच्छी पालन, भाई कोस्टल एरियाज हैं, ये जो पूरी मिनिस्ट्री है फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, तो पोर्ट से या वाटर बॉडी से रिलेटेड इनमें से क्या है? फिशरीज हैं। तो फिशरी से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में बताने के लिए कॉमन इंसानों को, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये पूरा प्रोग्राम चालू किया गया। एंड रिस्पॉन्सिबल फिशरीज, मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, ये सब कैसे किया जा सके इसके बारे में जानकारी दी गई। सागर परिक्रमा फेज 3 हाजिरा पोर्ट से लेकर के मुंबई। इंडियन रेलवे अचीव्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंटायर ब्रॉड गेज नेटवर्क इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है उसको भी पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया। और इसके साथ साथ, इसी के साथ साथ जो 6 जोनल रेलवेज हैं उन सब का भी इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गेजेस का कंप्लीट हो चुका है यूपी के कंप्लीशन के साथ। ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, सब के जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ब्रॉड गेज रूट्स का, वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो स्पीड मिलेगी, रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन। सवाल देखने को कैसे मिल सकता है? समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन कौन से राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, और ये पर्टिकुलरली फोकस किस पे था? जितनी भी बच्चियां हैं अंडर प्रिविलेज क्लासेस की, उनको केपेबल और सेल्फ रिलायंट बनाना। अब ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, ऑपरेशनलाइज कैसे होगा? तो देखिए, कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल्स हैं, उनके अंदर जितनी भी बच्चियां हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और कौन से इनिशिएटिव के तहत दी जाएगी? आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो इसके तहत ये जो समग्र शिक्षा अभियान है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर दिया जाएगा जिसका नाम है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। और वो कहाँ दिया जाएगा? तो ये जो कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल्स हैं, इनके अंदर ही प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस तरह से बेसिकली अंडर प्रिविलेज गर्ल्स को केपेबल और सेल्फ रिलायंट बनाना है। मूविंग ओवर टू महाराष्ट्र, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 बिगैन इन महाराष्ट्र। एलोरा अजंता का जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है 7 साल के बाद वापस कंडक्ट किया गया, और इस बार कहाँ कंडक्ट हुआ इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सोनेरी पैलेस जो है, सुनहरी महल भी जिसे बोलते हैं, सुनहरी पैलेस औरंगाबाद के अंदर, वहाँ इसको कंडक्ट किया गया। वेन्यू ध्यान रखेंगे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर औरंगाबाद में सुनहरी महल या सुनहरी पैलेस के अंदर कंडक्ट किया गया। पहले इसको एलोरा में कंडक्ट किया जाता था, अब वेन्यू चेंज हो गया। नेक्स्ट आते हैं, खजुराहो डांस फेस्टिवल बिगैन इन मध्य प्रदेश। तो खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो एमपी के अंदर ही, अब ये एमपी बात आ गई, वो महाराष्ट्र था। सो एमपी के अंदर खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्ट किया हुआ, और गवर्नर मांगू भाई पटेल जो हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। फरवरी 20 से 26 तक ये चला। अब ये किसके अंडर में आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में आएगा, और जॉइंट एफर्ट्स ऑफ उस्ताद अलाउद्दीन खां अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड डांस अलायंस, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब ने मिलकर किया। ये याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, एडिशनल इन्फो है। और इसी के साथ साथ देख लीजिए, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कल्चरल वर्किंग ग्रुप, जो G20 का कल्चरल वर्किंग ग्रुप है, उसकी मीटिंग भी खजुराहो में 23 से 25 फरवरी के बीच में हुई। सो G20 की प्रेसिडेंटशिप के अंडर हमारी अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग हो रही है। कहीं एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की होती है, कहीं हेल्थ वर्किंग ग्रुप की होती है। ये कल्चरल वर्किंग ग्रुप की कहाँ हुई? खजुराहो के अंदर हुई। ये एडिशनल एक और चीज़ याद रखेंगे।
अब क्योंकि मध्य प्रदेश का एक फेस्टिवल हमने देखा, तो और भी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो देख लीजिए। जैसे लोकरंग फेस्टिवल हो गया, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, भागोरिया हाट फेस्टिवल, उज्जैन कुंभ मेला लगता है, मालवा उत्सव, चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल है, तानसेन संगीत समारोह है। ये सभी मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की लिस्ट में आते हैं। देन एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल, इसको इसी तरह से प्रमोट किया गया हर जगह कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। ये कहाँ मनाया गया? ये मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर मनाया गया। मंदसौर मध्य प्रदेश में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। बस सीधी सी वन लाइनर न्यूज़ है, कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ, और उसमें भी गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना गया। सो गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल या फिर एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर एमपी के अंदर सेलिब्रेट किया गया। और इसके अंदर जो भी लैंड एयर वाटर से रिलेटेड एडवेंचर टूरिज्म स्पोर्ट्स गेम्स ये सब कंडक्ट करवाए गए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स द सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस एट कटक यानी ओडिशा। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो मुर्मू जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस। कांग्रेसेस या फिर समिट जितने भी होते हैं वो उनका वेन्यू किसने इनॉग्रेट किया, क्या मेन मुद्दे रहे, थीम क्या रही, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। एडिशन कौन सा रहा? तो सेकेंड एडिशन रहा इंडियन राइस कांग्रेस का, कटक ओडिशा के अंदर हुआ। तो और ये भी ध्यान रखिए, कटक रटने की जरूरत नहीं है। ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, ICAR का, वो कटक के अंदर है और वहीं पे ये जो कांग्रेस है ये होल्ड की गई। इसमें ही इंडिया का पहला हाई प्रोटीन राइस जिसका नाम है CR धान 310, ये भी डेवलप हुआ, वो बताया गया। और उसके साथ हाई जिंक राइस वेराइटी CR धान 315, सो 310 एंड 315 को भी शोकेस किया गया। और राइस एक खरीफ क्रॉप है जिसको एडिशनल पानी की जरूरत नहीं होती, मानसून के टाइम में, बारिश के टाइम में होता है, क्योंकि पानी के भरे हुए खेतों में इसको उगाया जाता है। देन 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर इनॉग्रेटेड। अब आप बोलेंगे मैम ये बुक फेयर क्यों बता रहे हो, तो होते रहते होंगे। नहीं, ये इसलिए बता रहे हैं बिकॉज ये इंडिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बुक फेयर है, और इसलिए आपका थोड़ा जानना जरूरी है। 46th एडिशन का ये इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर ऑर्गेनाइज करवाया गया। CM ममता बनर्जी ने इसको इनॉग्रेट किया। अराउंड 20 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो स्पेन था वो फोकल कंट्री था, पिछली बार भी यही था और इस बार भी ये था, यानी फोकस में स्पेन रहा। पहली बार एक कंट्री है जिसने पार्टिसिपेट किया, दैट वाज थाईलैंड, राइट। लार्जेस्ट बुक फेयर है ये एशिया का, 3rd लार्जेस्ट है इंडिया का, जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर फ्रैंकफर्ट बुक फेयर एंड लंदन बुक फेयर। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1976 से इस बुक फेयर को लगाया जा रहा है, पहले छोटे लेवल पे, अब धीरे धीरे बड़ा होता गया। यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव इन नॉर्थ ईस्ट। आज़ादी से लेके अब तक ये पहला इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव है जो कि नॉर्थ ईस्ट में कंडक्ट करवाया गया। और इसी के साथ साथ 22nd कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी भी कंडक्ट करवाई गई, और ये हुई मणिपुर के अंदर कंडक्ट, राइट। थीम रही री इमेजिन इथनोफार्माकोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। एथनोफार्माकोलॉजी होती क्या है? जो भी सब्सटेंसेस, मेडिसिनल सब्सटेंसेस प्लांट्स या फंजाई से मिलते हैं, उनकी स्टडी को एथनोफार्माकोलॉजी कहा जाता है। इंडियाज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट टू बी सेटअप इन पुणे। अब देखिए, सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, यहाँ से उठ करके आ सकते हैं कि भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन, जो सॉलिड वेस्ट होता है उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, ये वाला प्लांट कहाँ सेटअप किया जा रहा है? पुणे के अंदर सेटअप किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी है ग्रीन बिलियन लिमिटेड, ये इसको बिल्ड करेगी। 430 करोड़ की लागत से इसको पुणे में सेटअप किया जाना है। 30 साल का अग्रीमेंट है इस कंपनी के साथ में। 350 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली ये ट्रीट करेगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। नितिन गडकरी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क। दिव्यांग पार्क जो कि स्पेशल जो लोग होते हैं, स्पेशल एबिलिटीज वाले, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड यूनिक अपनी तरह का पहला दिव्यांग पार्क है, और इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया है? अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, ये इसका नाम रहेगा, नागपुर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की एक न्यूज़ साइड में आ गई, ये उस टाइम आ जानी चाहिए थी। सो अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, नागपुर महाराष्ट्र। यहाँ पे इस पार्क का इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन रखा गया, और ये दिव्यांग पार्क है। और इसमें कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है जो देखेगी इसका पूरा काम और रख रखाव? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो देखेगी। और इसमें 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को ध्यान में रख करके सारी फैसिलिटीज डिजाइन की गई हैं। सेंटर अप्रूव्स रीनेमिंग औरंगाबाद टू छत्रपति संभाजी नगर एंड ओस्मानाबाद टू
धाराशिव इन महाराष्ट्र। तो ये न्यूज़ पहले भी आई थी, लेकिन अब सेंटर का भी नॉड मिल गया, यानी अप्रूवल मिल गया। स्टेट ने पहले प्रपोजल रखा था और अब उस पर अप्रूवल आ चुका है और फिर स्टेट ने नोटिफाई भी कर दिया। फाइनल कब होती है चीज़? जब नोटिफिकेशन आ जाता है। तो नोटिफिकेशन आ चुका है कि औरंगाबाद का नाम अब से छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का हो जाएगा धाराशिव। अब देखिए, औरंगाबाद का नाम इसलिए चेंज करने की बात थी क्योंकि औरंगजेब के ऊपर रखा गया था और औरंगजेब ने ही संभाजी का एक तरह से कत्ल के पीछे वो थे, उनके जो डेथ ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट किए थे औरंगजेब ने। और संभाजी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़े बेटे थे वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के, राइट। तो उनके नाम पे इस जगह का नाम रखने की बात आ रही थी, अप्रूवल मिल चुका है। Mumbai's Churchgate railway station to be renamed after India's first RBI governor। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में किक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था, आंसर मिल गया कि मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम भारत के पहले RBI गवर्नर के नाम पे रखा जाएगा। कौन है वो व्यक्ति? CD देशमुख जी, CD देशमुख जी। और एकनाथ शिंदे जो हैं CM है महाराष्ट्र के, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि भाई ये नामकरण हो जाना चाहिए। ओके और अगर हम बात करें अब CD देशमुख जी की, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसके नाम पे रखा जा रहा है, तो इनके बारे में देखिए। भारत रत्न मिल चुका है 1959 में, पहले गवर्नर RBI के ये रह चुके हैं 1943 में ब्रिटिश रूल के अंडर में। उसके बाद यूनियन फिनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड NIBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बन रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, तो इंडिया को रिप्रेजेंट उस मीटिंग के अंदर इन्होंने किया था, तो इनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहा था। फाइन। समता कुंभ हेल्ड एट मुचिंतल तेलंगाना। तो समता कुंभ मुचिंतल तेलंगाना में होल्ड किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। और क्या है मुचिंतल तेलंगाना के अंदर समता कुंभ वहाँ क्यों रखा गया? बिकॉज स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये देखिएगा, जो आपने पहले भी न्यूज़ में पढ़ी होगी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटिंग मेटल स्टैच्यूज इन द वर्ल्ड। और ये रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी इलाकों में तेलंगाना के अंदर बनी हुई है। इसको PM मोदी ने 2022 में ही इनॉग्रेट किया था। पंच लोह से बनी हुई है, यानी 5 मेटल से बनी हुई है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। और वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटालिक स्ट्रक्चर्स है सिटिंग पोज के अंदर, और जिसके ऊपर ये बैठी हुई है ये मूर्ति, इस बेस बिल्डिंग को कहा जाता है भद्र वेदी, और इसके अंडर में लाइब्रेरीज और स्ट्रक्चर्स हॉल वगैरह हैं। ठीक है, चलिए। सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट टू हैव फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट। अब समझिएगा इसको, सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट। सो यहाँ पे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD प्लांट सेटअप किया जाएगा। जो भी फ्यूम्स निकलती है ना, सो उनको बिना ट्रीट किए हुए एनवायरनमेंट में ना छोड़ा जाए, उनको वापस से फर्दर यूज़ किया जाए और ट्रीट करने के बाद ही एनवायरनमेंट में छोड़ें, ताकि पोल्यूशन का स्कोप बहुत रिड्यूस हो जाए। तो सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट जो कि तेलंगाना के अंदर है, कहाँ है? तेलंगाना के अंदर है। सींग बोलते हैं ना, सींग हम मूंगफली को बोलते हैं, मूंगफली का तेल निकलता है, राइट। तो उससे आप एसोसिएशन बिठा सकते हो। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जिसमें कि कोयले से हीट प्रोड्यूस करके और पावर बनाई जा रही होती है। सो पहला पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेशन स्टेशन साउथ का, कहाँ का? साउथ का। और जितनी भी स्टेट PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें पहला जिसमें कि एक फ्लू गैस प्लांट या डीसल्फराइजेशन प्लांट सेटअप किया जाएगा, उसका नाम क्या हो जाता है? सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट। समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लाई ऐश निकलती है इस पूरे प्रोसेस में, उसको ट्रीट किया जाएगा और फिर एनवायरनमेंट में छोड़ा जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी ये जो प्लांट है, इसको बेस्ट फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन अवार्ड 2 बार मिल चुका है। अब जो गैसेस निकलती हैं, यूजली सल्फर और बाकी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, उनको ट्रीट किया जाएगा एंड देन दे विल बी रिलीज्ड। विशाखापट्टनम विल बी आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल। अब यहाँ मुद्दा थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि विशाखापट्टनम अगर कैपिटल बनेगी अमरावती हट जाएगी, या फिर 3 कैपिटल की जो बात हो रही थी वो खारिज कर दी गई है, या 3 कैपिटल होंगी। अभी इन सब चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी नहीं दी गई है, राइट। अमरावती अभी तक कैपिटल ट्रीट की जा रही थी। देन अब जो आंध्र प्रदेश है, उसकी एक और कैपिटल बोली गई है या न्यू कैपिटल बोली गई है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ एक स्टेटमेंट आया CM का कि थोड़े ही समय में जो विशाखापट्टनम है वो नई कैपिटल हो जाएगी और मैं भी वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन उसके बाद ये पार्लियामेंट में भी सवाल उठा कि हमारे पास भी नोटिफिकेशन नहीं आया है 3 कैपिटल के ऊपर। अभी तक कहानी आगे बढ़ेगी या सिर्फ शिफ्ट कर दी जाएगी, सो पिक्चर अभी
बाकी है, राइट। फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि 2015 में सीएम एन चंद्रबाबू नायडू जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अमरावती नई कैपिटल होगी तेलंगाना की, ठीक है। उसके बाद 2019 में ही रादर फिर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो नई आई उन्होंने प्लान किया कि अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल ये 3 कैपिटल होंगी, तीनों अलग अलग रोल्स के लिए होंगी। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल होगी, राइट। तो जैसे साउथ अफ्रीका की भी 3 कैपिटल्स हैं, इस तरह से 3 कैपिटल्स होंगी, पर अभी इसके ऊपर क्लैरिटी अचीव नहीं की गई है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए, विशाखापट्टनम विल बी आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल, ओनली कैपिटल या वन अमंग द 3 कैपिटल, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। आंध्र प्रदेश सीएम इनॉग्रेटेड टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस एट 20 सेंटर्स। तो एक सीधी सी वन लाइनर न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश के अंदर 20 टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस खोले जाएंगे, जिनमें कि टूरिस्ट आकर के अपनी बात रख सकते हैं और उनको नॉर्मल पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड रखा जाएगा, ठीक है। केरला टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन हब्स ओवर द नेक्स्ट 2 years। ग्रीन हाइड्रोजन हब सेटअप किए जाएंगे कोची और तिरुवनंतपुरम में, और 200 करोड़ का आउटले इसके लिए रखा गया है। जो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स हैं, बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, जब वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये कितना प्रोडक्शन होगा, 60 टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस करेंगे ये यूनिट्स। Which is the first district to register 10,000 new MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। सो पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने 10,000 MSME का रजिस्ट्रेशन शो किया है, दैट इज अर्नाकुलम, केरला का अर्नाकुलम। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, बिकॉज केरला गवर्नमेंट ने एंटरप्राइज कैंपेन चालू किया था 22-23 के बजट के अंदर, और उसके चलते बहुत सारे एंटरप्राइजेस बूम अप हुए और उनके रजिस्ट्रेशन हुए। सो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर ये डिक्लेयर किया गया MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, और ये पॉसिबल हो गया। देन केरला हाई कोर्ट बिकम्स द फर्स्ट टू पब्लिश जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज। केरला हाई कोर्ट पहली ऐसी हाई कोर्ट बन जाती है जिसने रीजनल लैंग्वेज के अंदर जजमेंट अपना पेश किया, और ये हुआ 21 फरवरी को। 21 माह के नाम याद करवाया था, तो दिस इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और इस टाइम जो 2 जजमेंट्स थे, वर्डिक्स थे, वो मलयालम लैंग्वेज में भी पब्लिश किए गए, राइट। जो कोर्ट की वेबसाइट है उसमें इंग्लिश वर्जन के नीचे मलयालम लैंग्वेज के अंदर ये लिखे गए, और ये सुवस यूज़ करके हुए, सुवस यानी सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर जो है, इसको यूज़ करके ट्रांसलेशन किया गया और उसमें इन जजमेंट्स को डाला गया, ठीक है। तो पहला हाई कोर्ट जो कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किया अपना जजमेंट, दैट बिकम्स केरला। एंड केरला के चीफ जस्टिस कौन है, एस मनी कुमार। Kerala to become first state to use robotics technology extensively for manhole cleaning। जो गटर्स होते हैं, मैनहोल्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए बड़े लेवल पे जो रोबोट्स हैं, उनको रोबोटिक टेक्नोलॉजी उनको यूज़ करने वाला स्टेट कौन सा बन जाता है, केरला बन जाता है। और ये इन्होंने थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया। मैन स्कैवेंजिंग ना करके रोबोटिक स्कैवेंजर्स हैं, जिसका नाम है बैंडिकूट। तो ये बैंडिकूट्स यूज़ किए गए स्कैवेंजिंग का काम करने के लिए, और पूरे केरला में इन्हीं को यूज़ किया जाना है। अब ये तो जो भी डिस्कशंस करने थे न्यूज़ के वो हो गए। अब स्टेट्स की शॉर्ट न्यूज़ देख लीजिए जिन पे डिस्कशन नहीं है, वन लाइनर्स हैं, एग्जाम में पूछ लें तो। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो हैं, उन्होंने सरस आजीविका मेला 2023 इनॉग्रेट किया। तो सरस आजीविका मेला कहाँ हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। फर्स्ट PM गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप फॉर वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन हुई, कहाँ हुई, गोवा के अंदर हुई। और फर्स्ट मीटिंग सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की अंडर G20, वो कहाँ हुई, गुवाहाटी के अंदर हुई, ठीक है। तो ये 3 शॉर्ट वन लाइनर्स हैं, ये हमने देख लिए। तो यहाँ तक खत्म हो जाती है स्टेट न्यूज़, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे, विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम साइंस टेक्नोलॉजी की सारी न्यूज़ देखेंगे। फिर थर्ड कैटेगरी आएगी डिफेंस, जिसमें हम डिफेंस से रिलेटेड बातचीत करेंगे। साइंस टेक में पहले देख लेते हैं इसरो नासा से जुड़ी हुई खबर। सो इसरो लॉन्चेज इट्स स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV D2। तो इसरो का सबसे छोटा रॉकेट जो लॉन्च किया गया, क्या नाम है, SSLV D2। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। और ये 3 सैटेलाइट्स अपने साथ लेके गया। एक तो EOS-07, और दूसरी चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है स्पेस किड्स, उसकी सैटेलाइट है आज़ाद सैट-2 वो, और तीसरी अमेरिकन कंपनी है, उसकी सैटेलाइट जेनस-1। तो 3 सैटेलाइट्स के साथ में इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं।
नहीं, अभी इसमें और पढ़ना है। सो इसरो का जो सबसे छोटा रॉकेट है SSLV-D2, वो बेसिकली कितना पेलोड कैरी कर सकता है? 120 टन का पेलोड कैरी कर सकता है। और 500 kg की सैटेलाइट्स उसकी कैपेसिटी है कि 500 kg की सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाके प्रक्षेपित कर सकता है, यानी इम्प्लांट कर सकता है। ये इसरो से जुड़े हुए कुछ स्टैट्स हैं जो आप देख सकते हो। ISRO plans to develop astronaut training module with IIT Madras। IIT Madras के साथ में मिल करके इसरो क्या डेवलप करने की बात कर रहा है? एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल, यानी कि अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की बात की जा रही है। ओके, तो एक MOU साइन हुआ है इसरो और IIT मद्रास के बीच में। ट्रेनिंग मॉड्यूल होंगे इंडियन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स के, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर को यूज़ करके बनाए जा रहे होंगे। बस इतनी बात है। और जो इंजीनियर्स हैं इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के, उनको ट्रेन करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च्ड फ्रॉम तमिलनाडुज पट्टिपुलम। हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है? जो दो प्रोपेलेंट्स यानी दो तरह के फ्यूल्स यूज़ करेगा, लिक्विड और सॉलिड हो गए, और वो मिक्सिंग करते हैं, फिर गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि रॉकेट लॉन्च हो सकता है। ठीक है, तो उसको हाइब्रिड रॉकेट कहते हैं। एक ही तरह का फ्यूल नहीं, दो तरह के प्रोपेलेंट्स यूज़ होंगे। सो इंडिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च हुआ कहाँ से? तमिलनाडु के पट्टिपुलम से लॉन्च हुआ। स्कूल स्टूडेंट्स ने बनाया, जो टॉप 100 स्कूल स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए गए थे वेरियस स्टेट से, उन्होंने इसको बनाया है। और रीयूजेबल रॉकेट है ये। बाय प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन होता है इसके अंदर, जिसमें कि यूजुअली एक लिक्विड और एक सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। और व्हाट एल्स? इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट, अब ये तो हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड, है ना। अगर हम पहला प्राइवेट रॉकेट बोलें, एडिशनल इन्फो है, तो विक्रम एस मतलब सब ऑर्बिटल, विक्रम एस पहला प्राइवेट रॉकेट था, जो कि 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं नासा इसरो की जॉइंट सैटेलाइट निस्सार। ये 2024 में लॉन्च की जानी है, पर न्यूज़ में वापस से देखी गई, तो हम देख लेते हैं। नासा और इसरो यानी यूएस और इंडिया का जॉइंट सैटेलाइट एक वेंचर है, जिसका नाम क्या है? निस्सार। नासा इसरो सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये इसका फुल फॉर्म है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। और ये लॉन्च होगा 2024 में। लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज एक जो पार्ट है जो यूएस में डेवलप हुआ, उसको अब इंडिया भेजा जा रहा है। दैट इज़ वाई इट केम इनटू न्यूज़। 3 ईयर का मिशन। और जो यूएस में इसका पार्ट जो बना, इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू इंडियाज़ UR राव सैटेलाइट सेंटर इन बेंगलुरु। और यूएस में कहाँ बना? JPL कैलिफोर्निया के अंदर। और इसलिए न्यूज़ में आया, तो हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सो निसार जो सैटेलाइट है वो अर्थ की मैपिंग करेगी, उसके वाटर, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट, लैंड, आइस कवर्स, इन सब की स्टडी करनी है। इसमें जो रेडार सिस्टम्स यूज़ हुए हैं वो 2 हैं, एक L बैंड का है, एक S बैंड का है। L बैंड वाला US के अंदर डेवलप हो रहा है और हो गया है, एंड S बैंड वाला इसरो इंडिया में डेवलप होगा। क्या क्या चीज़ों की स्टडी करेगी? एंटार्क्टिक क्रायोस्फेयर यानी जो बर्फ़ से सतह ढकी हुई है एंटार्क्टिक एरियाज़ की, आइस मासेस को, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस को, नेचुरल हज़ार्ड्स को, ये सारी चीज़ों को ये स्टडी करने वाली है। Jupiter beats Saturn to become the planet with most moons। तो दूसरा सवाल जो पूछा गया आपसे, कि यह हो सकता है तीसरा था, मुझे याद नहीं, 3 क्वेश्चंस कौन से थे। एक सवाल जो आपसे पूछा गया कि कौन सा प्लैनेट है जिसने सैटर्न को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, तो बृहस्पति, जुपिटर ने शनि को पीछे छोड़ा है। शनि यानी सैटर्न के 83 मून्स थे, और जुपिटर में हाल ही की डिस्कवरी में पता लगा है कि टोटल 92 मून्स आर देयर, राइट। स्कॉट शेपर्ड एस्ट्रोनॉमर हैं वॉशिंगटन कार्नेगी इंस्टीट्यूशन के, और उन्होंने 12 नए मून्स जुपिटर के अराउंड डिस्कवर किए हैं। और अभी के स्काइज में ना बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है मर्करी और जुपिटर का। आई थिंक वीनस या जुपिटर या मर्करी या जुपिटर का बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है मून के बिल्कुल नीचे लाइन में लगे हुए। आई रियली होप आपने भी देखे होंगे। चलो आगे चलते हैं। साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड 5th इनर कोर लेयर ऑफ द अर्थ। तो हमारी अर्थ की जो जानकारी है उसमें और इजाफा हुआ है। हम मान के चलते कि भाई 4 लेयर्स होती हैं, है ना। आउटर लेयर होती है, फिर मैंटल होता है, फिर कोर होता है। कोर को भी फिर आउटर कोर, इनर कोर में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन एक 5th लेयर और डिस्कवर की गई है, और वो सॉलिड है। वो सॉलिड बॉल है निकेल और आयरन की,
तो चलिए और देखते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने रिवील किया है कि भाई एक फिफ्थ लेयर सामने आ रही है। इतने ज़्यादा अर्थक्वेक और इतनी ज़्यादा गतिविधियां हो रही हैं, तो इन्होंने स्टडी किया और फर्दर चीज़ एक सामने आ रही है कि 4 लेयर्स, जो क्रस्ट, मिडिल लेयर जिसे हम मेंटल बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर जिसे हम कोर बोलते हैं, जिसे फर्दर हम इनर कोर आउटर कोर में डिवाइड करते हैं, उसके बाद एक और कोर अंदर मिला है और वो अनलाइक अदर लेयर्स वो सॉलिड है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली मून के साइज़ का 70% साइज़ का ये इनर कोर है और ये इसकी जो स्पीड है ये वेरी कर रही है। जो इनर कोर है ये स्लो हो रहा है, इसकी स्पिन स्लो हो रही है और बहुत जल्दी ये रिवर्स डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगा और इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरनली उथल पुथल हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है अर्थ की वो काफ़ी डिस्टर्ब होती हुई आगे वाले टाइम में दिखेगी, राइट। इस पर बेस्ड एक मूवी भी थी कि अर्थ का जो कोर है वो उल्टा रिवर्स घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रही है। आई डो नॉट रिमेंबर द नेम बट आई हैड सीन दैट मूवी। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रिसर्च कंपनी ओपन AI अनाउंस चैट GPT। तो एक बहुत अच्छा फीचर आ गया चैट GPT। जो भी आपको जानना है आप इस चैट GPT में लिखो, वो आपको एकदम बढ़िया ह्यूमन तरीके से आंसर करेगा, जैसे आपका फ्रेंड आंसर करता है। तो अब आपको अगर किसी चीज़ पे पोइट्री चाहिए, किसी चीज़ का आंसर चाहिए, किसी चीज़ पे डिबेट चाहिए, सब कुछ चैट GPT पे मिल जाता है। एक नया फीचर, बहुत काम का फीचर है। एक प्रोटोटाइप डायलॉग बेस्ड AI चैटबॉट है जो केपेबल है हर तरह से नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज में आपको आंसर देगा रिटन टेक्स्ट फॉर्म के अंदर। बेस्ड ऑन GPT 3.5 डीप लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसके साथ काम करते जाओगे वो आपकी रिसर्च के हिसाब से रिफाइन होता जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही तरह के आंसर्स देगा, नहीं, आप और ढूंढोगे तो और अलग तरह की बातें वो आपके सामने लेकर के आएगा। सेम क्वेश्चन के फ्यूचर में और इम्प्रोवाइज तरीके से आंसर दे सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको बनाया है दैट इज ओपन AI, वो सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है, 2015 में बनाई गई थी। सैम ऑल्टमैन, रीड हॉफमैन, जेसिका लिविंगस्टन एंड इलॉन मस्क और दूसरों के द्वारा। GPT का फुल फॉर्म देख लीजिए, पूछा जा सकता है बिल्कुल। जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेन, पहले से ट्रेन किया गया उसको बहुत सारे एरियाज पे और तभी वो आंसर कर पाता है, पर वो स्मार्ट भी है ना। चलिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट से बैक्ड अप है ये जो कंपनी है। अब जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बात है तो गूगल की भी बात आएगी। तो गूगल ने भी एक AI चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है बार्ड। वो है GPT, ये है बार्ड। गूगल ने एक कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैटबॉट लाया जिसका नाम है बार्ड और ये माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड फर्म ओपन AI का जो चैट GPT है उसके साथ कॉम्पीट करेगा। वो माइक्रोसॉफ्ट की बैकिंग के साथ है वो फर्म जो काम कर रही है और ये गूगल का हो गया। सेम चीज़ है, सेम तरह का डायलॉग एप्लीकेशन सिस्टम है या बेसिकली इन्होंने बार्ड जो है वो LAMDA लैम्डा बोल दीजिए आप, फर्म का लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन सिस्टम इसके ऊपर बेस्ड है। नॉट सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बस ये देखिए कि वेब से इन्फॉर्मेशन लेगा, हाईली क्वालिटी रिस्पॉन्सेस की तरह से आपके सामने रखेगा, टेक्निकल किताबी भाषा में नहीं आंसर देगा, वो आपको प्रॉपर बिहेवियरल फॉर्म में आंसर देगा। नेक्स्ट आते हैं GRSE रोल्स रॉयस साइन MOU फॉर मैन्युफैक्चरिंग मरीन इंजन्स इन इंडिया। ये GRSE क्या है? GRSE इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE लिमिटेड। और रांची के अंदर इसका जो प्लांट है वहाँ के लिए एक MOU साइन हुआ है विथ रोल्स रॉयस और ये क्या बनाएंगे? मरीन इंजन्स बनाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट इनका या MOU इनका साइन हुआ है MTU S4000 गवर्नमेंटल मरीन इंजन्स बनाने के लिए। बस ज़्यादा मोटी कोई बात नहीं, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, पेंटिंग होगी एक्सेट्रा, उन सबसे रिलेटेड MOU साइन हुआ है। विच कंपनी has been approved as the first Indian company to supply critical rotating parts for nuclear turbines। किस कंपनी को परमाणु टरबाइन्स के लिए महत्वपूर्ण घूर्ण भागों की आपूर्ति करने वाली भारतीय पहली कंपनी के तौर पे मंजूरी मिल गई है? आंसर इज आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की कंपनी है और पहली इंडियन कंपनी है जो कि अब एक्सपोर्ट करेगी जो कुछ पार्ट्स हैं, रोटेटिंग पार्ट्स न्यूक्लियर टरबाइंस में जो काम आते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको पता आज़ाद पटाखे भी बनते हैं, है ना, तो उससे आप थोड़ा सा एसोसिएशन बना लीजिएगा कि जो न्यूक्लियर टरबाइंस हैं उनके अंदर भी आज़ाद नाम से एक कंपनी है जो कि इंडिया की पहली सप्लायर बन जाती है न्यूक्लियर टरबाइन के पार्ट्स को लेकर के। और ये कहाँ भेज रहे हैं अपना पहला कंसाइनमेंट? बेलफोर्ट, फ्रांस के अंदर। Medium density amorphous ice was seen in the news recently was created in a container filled with which material? यानी समाचार में देखी गई मध्यम घनत्व वाली अमॉर्फस बर्फ
अक्रिस्टलीय बर्फ हिंदी में इसे कहते हैं, किस सामग्री से भरे एक पात्र में बनाई गई थी? अमॉर्फस आइस, यानी कि एकदम टाइट आइस नहीं है, ये वाटर के वाटर का स्ट्रक्चर लिए हुए, उसकी प्रॉपर्टीज लिए हुए ये आइस है, और ये स्टेनलेस स्टील के एक कंटेनर के अंदर बनाई गई थी। तो स्टेनलेस स्टील के साथ -200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर MDA आइस को क्रिएट किया गया था, दैट इज मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस। और इससे हमें और जानकारी मिलेगी वाटर की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को समझने में। डेंसिटी, घनत्व और स्ट्रक्चर इसका वाटर जैसा ही है। ओके, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट फॉर टेस्टिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट डेवलप्ड, परमाणु संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया गया। सो सुपर मैग्नेट ये अभी बनाया गया है टेस्ट करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर, राइट। पर ये कहाँ बनाया गया भाई, ये बात आती है तो टोकमेक एनर्जी ने अनाउंस किया है डेमो 4 मैग्नेट, और जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इमेजिन द पावर ऑफ इट। ओके, सो टोकमेक एनर्जी ने एम किया है कि फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनने का जो कमर्शियल फ्यूजन एनर्जी के लिए, जो फ्यूजन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको डेमॉन्स्ट्रेट कर पाए, और उसकी फील्ड में फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनेगी जो फ्यूजन एनर्जीज प्रोड्यूस कर पाएगी अर्ली 2030s तक, ग्रिड रेडी फ्यूजन, राइट। और ये इस कंपनी कहाँ पर है, ये दे रखा है। सो अगेन ये जो न्यूज़ है ये भी वन लाइनर न्यूज़ की तरह आप ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा कि टोकमेक एनर्जी ने पहला सुपर मैग्नेट बनाया है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के मिलियंस टाइम ज़्यादा है, और वो न्यूक्लियर प्लांट में टेस्टिंग के लिए बनाया गया। बस इतनी सी बात ध्यान रखोगे, काम खत्म। स्काई एयर लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स। सो जैसे एयरप्लेन्स के लिए एविएशन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऐसे ही अब ड्रोन्स के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। किसने बनाया है? स्काई एयर ने। स्काई एयर ने उसका नाम रखा है स्काई UTM। इंडिया के अंदर ये नाम से काम किया गया, उसको अनवील किया नितिन गडकरी जी ने, क्योंकि ऊपर भी अगर कोई ट्रैफिक चल रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट के अंडर में ही आ जाएगा। क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ड्रोन्स के लिए काम में लिया जाना है। ICAR develops wheat variety to beat the heat। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने एक व्हीट वैरायटी डेवलप की है। अभी उसके ऊपर फर्दर रिसर्चेस होंगी जो कि हीट को बीट कर सकती है, सिवियर हीट में भी अच्छी प्रोडक्टिविटी देगी, अपने सीजन से पहले भी उगाई जा सकती है। इसका नाम है HD 3385, HD 3385। और अर्ली सोइंग की जा सकती है, हीट स्पाइक्स जो होती हैं उनसे बच सकती है ये। हार्वेस्ट भी मार्च से पहले किया जा सकता है, और इसके ऊपर अभी फर्दर बस मॉनिटरिंग वगैरह की जानी बचती है। मेटा लॉन्चेस #डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन पार्टनरशिप विथ मेटी फॉर G20 कैंपेन। G20 कैंपेन के चलते मेटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने मेटा के साथ में लॉन्च किया एक कैंपेन जिसका नाम है #डिजिटल सुरक्षा। ऑनलाइन फ्रॉड्स, अगर हार्मफुल कंटेंट है तो उसको रिपोर्ट कर पाना, सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी टिप्स इस सब के थ्रू दी जाएंगी। तो मेटी ने किसके साथ में लॉन्च किया है #डिजिटल सुरक्षा कैंपेन? मेटा के साथ में लॉन्च किया है। अब इस एरिया यानी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शॉर्ट न्यूज़ देख लीजिए। नासा विल लॉन्च इजराइल्स फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन। नासा इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है अल्ट्रासैट। अर्ली 2026 में अल्ट्रासैट का फुल फॉर्म देख लीजिए, अल्ट्रावायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। ठीक है, तो ये इजराइल का लॉन्च कौन करेगा? नासा करेगा। फिर IIT मद्रास ने पार्टनर किया है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में यूरिन बेस्ड TB डायग्नोसिस डेवलप करने का। TB मुक्त होना है ना 2025 तक, तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो IIT मद्रास ने पार्टनर किया है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में, यूरिन से ही आप TB का डायग्नोसिस कर सकते हो। एंड फाइनली केरला के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक न्यू स्पीशीज डिस्कवर की है कुकुबी की। किसकी? कुकुबी की, जिसका नाम रखा गया है थायरियस नरेंद्रानी। थायरियस नरेंद्रानी, दिस इज द कुकुबी। सो थायरियस नरेंद्रानी जो कि हाल ही में केरला में डिस्कवर की गई, वो किस इंसेक्ट की एक नई स्पीशीज है? कुकुबी की स्पीशीज है। एंड विद दिस वी आर डन विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज ऑल्सो। अब हम आते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज डिफेंस रिलेटेड न्यूज। सो इंडियन मिलिट्री कंडक्टेड जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार। अब देखिए, सबसे पहले हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात कर लेंगे और उसके बाद बाकी न्यूज़ पे चलते हैं डिफेंस में। तो इंडियन मिलिट्री ने कंडक्ट की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशक्ति। त्रिशक्ति यानी 3 चीज़ें मिल रही होंगी। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? आर्मी,
इंडियन एयरफोर्स एंड CAPF। CAPF कौन सी होती है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सो आर्मी, एयरफोर्स, CAPF इन्होंने मिलकर के त्रिशक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की। त्रिशक्ति प्रहार कहाँ पे? नॉर्थ बंगाल के अंदर, जनवरी के अंदर हुई है और अभी हमने इसको कवर कर लिया। चलिए देन कहाँ पे हुई है? इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंजेस के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। सो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो डोमेस्टिक होती हैं, कुछ इंटरनेशनल होती है। मेजॉरिटी हम इंटरनेशनल पढ़ेंगे। जैसे कि अब अगली आप देखिएगा एक्सरसाइज अमन, ये इंडिया की नहीं है, ये पाकिस्तान की है, लेकिन क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है इसलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। अदरवाइज हम इंडियन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड ही नेशनल इंटरनेशनल पढ़ते हैं। एक्सरसाइज अमन 4 डे बायनियल नहीं है, ये बाय एनुअल एक्सरसाइज है जो कि पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करवाता है, पाकिस्तान नेवी, और इसने काफ़ी सारे कंट्रीज़ को इनवाइट किया, लेकिन ओवर द टाइम पार्टिसिपेशन कंट्रीज़ का घटता जा रहा है। और कौन सी कंट्रीज़ हैं? 7 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान के साथ में एक्सरसाइज अमन में, जो कि नेवल एक्सरसाइज थी। विच ऑल वर द कंट्रीज? USA, चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली एंड जापान। They all participated in the exercise. India was not a part of it. Indo-US एक्सरसाइज तरकश। अब देखिए एग्जाम में अगर सिंपल सा क्वेश्चन आना होगा तो तरकश कौन से 2 देशों के बीच में है? इंडिया तो है ही, साथ में US है। सो US के साथ में हम वज्र प्रहार एक्सरसाइज भी करते हैं, तरकश भी करते हैं। तरकश यानी आपका जो तीर रखने वाला होता है ना, तो उससे आप कर सकते हो कि जो तीर रखने वाला है उसका शेप भी ऐसा होता है और इसी से US आ जाता है। सो तरकश एक्सरसाइज इंडिया और US के बीच में होती है। 6th एडिशन था ये। कहाँ हुआ? चेन्नई के अंदर हुआ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, इनके बीच में ही हुआ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राइट। 6th एडिशन जनवरी से फरवरी तक चला। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, CBRN जो हैं, इन टेरर रिस्पॉन्सेस के ऊपर भी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, was included in the exercise for the first time, right? तो CBRN टेरर रिस्पॉन्स एक्सरसाइजेस भी इसमें इंक्लूड की गई पहली बार। इंडिया जापान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, काफ़ी न्यूज़ में रहा ये क्योंकि होनी थी और अब हो गई है। सो धर्म गार्जियन किसके बीच में है? इंडिया और जापान के बीच में है। कहाँ हुई ये? जापान के अंदर ही हुई। कैंप इमाजू शीगा प्रीफेक्चर, जापान के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। 4th एडिशन इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का रहा इंडिया और जापान का, एंड 17 फरवरी से 2 मार्च तक ये चली ना। हमारी साइड से किसने पार्टिसिपेट किया? गढ़वाल राइफल रेजिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो यूजुअली इंडिया से कौन सा रेजिमेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो आपको ध्यान रख लेना चाहिए। देन बस दैट इज इट। आगे चलते हैं। व्हाट इज एक्सरसाइज धर्म गार्जियन? सो और डिटेल में देखना है तो देख लीजिए। इंडिया और जापान के बीच में 2018 से इसको कंडक्ट किया जा रहा है। एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एनुअल है, साल में एक बार होगी। और इसके अलावा अगर इंडिया और जापान के बीच में अदर एक्सरसाइजेस की बात करें तो एक आता है शिन्यू मैत्री। शिन्यू देखो नाम से समझ में आ जाएगा कि जापान का है, लेकिन फिर भी देखना है तो बायलैटरल एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनके बीच में ये होती है। देन जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, बायलैटरल है इंडिया और जापान के बीच में। सहयोग काइजन अगेन जापान से रिलेटेड है, सो बायलैटरल एक्सरसाइज है। इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापानीज कोस्ट गार्ड्स के बीच में। तो काइजन जो सहयोग काइजन है वो कोस्ट गार्ड्स की हो गई, जिमेक्स मैरीटाइम हो गई, शिन्यू मैत्री एयरफोर्स की हो गई, और धर्म गार्जियन हमने देखा अभी कि आर्म्ड फोर्सेस की हो गई, मिलिट्री की हो गई। इंडिया उज्बेकिस्तान बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज, बाइनियल यानी 2 साल में एक बार होगी, 2 साल में एक बार। बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 उत्तराखंड के अंदर हुई है। उज्बेकिस्तान इंडिया दस्तलिक हो गई, कहाँ हुई? उत्तराखंड के अंदर कंडक्ट की गई। एंड पिथौरागढ़, उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़ में कंडक्ट हुई है 20 फरवरी से 5 मार्च के बीच में। इंडिया की साइड से 14th बटालियन गढ़वाल राइफल्स का जो है इस बटालियन ने पार्टिसिपेट किया। गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल रीजन आता है उत्तराखंड में, एसोसिएशन बैठ जाएगा। इंडियन आर्मी टू होल्ड AFINDEX अफिंडेक्स एक्सरसाइज एट औंध महाराष्ट्र। सो पुणे के पास में औंध महाराष्ट्र में अफिंडेक्स या AFINDEX जैसे भी आप इसे बोलें वो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। अफ्रीकन इंडियन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। अफ्रीका की ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, फील्ड ट्रेनिंग किए रही। बाइनियल होती है, 2 साल में एक बार, 2019 में फर्स्ट टाइम कंडक्ट की गई थी। देन ह्यूमैनिटेरियन, माइन असिस्टेंस और पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो होते हैं UN के, उसके चलते ये सारी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर।
कोबरा वॉरियर इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। कौन कंडक्ट करवाता है? यूनाइटेड किंगडम कंडक्ट करवाता है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है। सो यूके की एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के अंदर और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। देन 6 से 24 मार्च तक ये एक्सरसाइज शेड्यूल्ड है। मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। एयर फोर्सेस फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए, सिंगापुर, इन सब ने पार्टिसिपेट करना है इसमें। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 5 मिराज 2000 फाइटर्स, 2 C-13 ग्लोब मास्टर्स, बाकी और एयरक्राफ्ट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट रीचेस इन UAE टू पार्टिसिपेट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 कहाँ हुई? डेजर्ट, UAE, दुबई के डेजर्ट ना, तो UAE के अंदर ये एक्सरसाइज हुई। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया। एंड तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA जो है, उसने पहली बार वो अपना डेब्यू इसमें अपीयरेंस करेगा इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है जी। उसके अलावा 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे। सो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। UAE कंडक्ट करवाता है। उसके साथ में फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, बहुत सारे और कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट इस बार किया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडियन आर्मी गेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। इंडियन आर्मी पहली आर्मी बन जाती है वर्ल्ड में जिसके पास फुल्ली ऑपरेशनल स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है। स्वॉर्म ड्रोन्स क्या होते हैं? स्वॉर्म बोलते हैं हम इंसेक्ट्स के ग्रुप को, स्वॉर्म कहा जाता है जब एकदम झुंड में उड़ते हैं वो, राइट। तो इसी तरह से जो ड्रोन्स है ना, इनका स्वॉर्म, तो ये इंडियन आर्मी के पास में आया है। और किसने बनाया है? ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च। इन्होंने डिलीवर किया है स्वॉर्म ड्रोन्स इंडियन आर्मी को। ये 100 ड्रोन्स का एक स्वॉर्म है जो कि टारगेट्स को 50 किलोमीटर अवे भी हिट कर सकता है, जो एनिमी टेरिटरी है उसके अंदर। Then D4 ड्रोन सिस्टम टू बी शोकेस्ड एट एरो इंडिया 2023। एरो इंडिया से जुड़ी हुई अभी हम कुछ न्यूज़ पढ़ेंगे। सो एरो इंडिया जो एग्जीबिशन है उसके अंदर D4 ड्रोन सिस्टम्स को शोकेस किया गया। ना पूछा जा सकता है D4 ड्रोन सिस्टम क्या है? D4 का क्या फुल फॉर्म है? ड्रोन डिटेक्ट, डेटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। ड्रोन को देखना, डिटेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये D4 ड्रोन सिस्टम्स कर सकते हैं। और यही D4 ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था रिपब्लिक डे परेड के दौरान। ये सब ड्रोन सिस्टम्स वर्क कर रहे थे ताकि दूर से दूसरे ड्रोन्स को पता देख सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर कोई हमलावर ड्रोन्स आ रहे हों। सो इसको DRDO और BEL, दैट इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के बनाया है। तो लाइकली अटैक जो वल्नरेबल प्लेसेस का हो सकता है बाकी दूसरे ड्रोन्स के द्वारा, उनको खत्म करने के लिए D4S सिस्टम काम करता है। अब एरो इंडिया की अगर हम बात करें तो बाइनियल एयर शो है, 2 साल में एक बार होता है एयर शो है जिसमें एविएशन से रिलेटेड एग्जीबिशन लगाई जाती है। कहाँ हुआ ये? बेंगलुरु के अंदर होता है और इसको डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में किया जाता है। देन एरो इंडिया में ही HAL रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम DGCA फॉर इंडिजिनसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्सेस। DGCA क्या है पहले ये देख लीजिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसी एरो इंडिया एग्जीबिशन के अंदर HAL जो है, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, उसको अप्रूवल मिला DGCA से कि आप इंडिजिनसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्सेस बना सकते हो। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? यहाँ पे हालांकि आपको ऑरेंज बॉक्स दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का बनाया गया है, पर इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। जब फ्लाइट्स होती हैं ना, उनके अंदर ये सारी कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग करके रखता है। जो भी कैप्टन्स वगैरह बोल रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग होती है कि कभी अगर क्राफ्ट क्रैश हो जाए तो कैसे पता लगे कि क्या कंडीशंस थी, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, ताकि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें रोक सकें। तो ब्लैक बॉक्सेस के अंदर सारी कॉन्वर्सेशन A to Z रहती हैं और इस इंडिजिनसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्स को ऑरेंज कलर दिया गया ताकि ढूंढने में आसानी हो जब भी क्रैश सिचुएशन आ जाए। ठीक है जी, बस इतनी बात है, आगे चलते हैं। एरो इंडिया सोलर पावर ड्रोन सूरज अनवील्ड। एक सोलर पावर ड्रोन को अनवील किया गया उस एग्जीबिशन के अंदर, उसका नाम रखा गया सूरज, क्योंकि सोलर कैपेसिटी से चलेगा तो सूरज नाम रख दिया है। बस इतना ध्यान रखेंगे, काम चल जाएगा। नहीं तो देख लीजिए, सूरज ISR है, यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रेजोनेंस हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन है, स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया सर्वेलेंस ऑपरेशंस के लिए, ऊंचे ऊंचे इलाकों में जाकर के सर्वेलेंस कर सकता है। एंड गरुड़ एरोस्पेस ने $22 मिलियन लार्जेस्ट एवर सीरीज A फंडिंग ली है ड्रोन सेक्टर के अंदर। गरुड़ एरोस्पेस जो कि वैसे भी बहुत बड़ी कंपनी है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ड्रोन्स, काफ़ी नाम है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। एयर इंडिया साइंस 470 एयरक्राफ्ट डील विद एयरबस एंड बोइंग। एयर इंडिया जो टाटा ग्रुप के अंडर में आता है, एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट की डील साइन की है, जिसमें से 250 एयरक्राफ्ट हैं एयरबस के
एंड 220 हैं बोइंग के, तो और एयरक्राफ्ट ये मंगा रहे हैं। और इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है, डोमेस्टिक एविएशन पर्टिकुलरली, वो बहुत ज़्यादा उछाल मारने वाला है, यानी ग्रो करने वाला है, नॉट जस्ट डोमेस्टिक। अगर हम बात करें ग्लोबल एविएशन मार्केट के अंदर, तो हम वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स की तरह उभर के आने वाले इन द कमिंग ईयर्स। और एयरबस और बोइंग की हम बात करें तो यूएस इंडिया और फ्रांस इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और बढ़ाएगा। ये जो डील है दोनों इंडिया, यूएस और फ्रांस के आपस के संबंध को स्ट्रॉन्ग करेगा। Then INS Sumedha reaches Abu Dhabi to participate in IDEX and NAVDEX. इंडियन नेवल शिप सुमेधा है वो पहुंची अबू धाबी, क्योंकि यूएई के अंदर 2 एग्जीबिशंस हो रही हैं। कौन सी हैं? एक है नेवडेक्स, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन आईडेक्स। इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन नेवल शिप सुमेधा पहुंची। बस सीधा सीधा इतना सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और सुमेधा जो है वो सरयू क्लास की नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये 2014 के अंदर कमीशन की गई थी इंडियन नेवी में। For the first time, Indian submarine INS Sindhu Kesari docks Indonesia amid South China Sea conflict. इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, सिंधु केसरी। पहली बार इंडोनेशिया में, क्या इंडोनेशिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टेंशन चल रही है बेसिकली। कॉन्फ्लिक्ट तो क्या, साउथ चाइना सी के अंदर टेंशन वाली स्थिति बनी हुई है, बिकॉज चाइना अपने जो आर्म्स है वो स्प्रेड कर रहा है साउथ चाइना सी में दबदबा बनाने के लिए। तो इंडोनेशिया को बैक करने के लिए पहली बार इंडिया ने एक सबमरीन भेजी है, INS सिंधु केसरी। INS सिंधु केसरी। अब देखिएगा कि इंडियन वॉरशिप्स तो फ्रीक्वेंटली विजिट करती रहती हैं इंडोनेशिया को और बाकी आसियान कंट्रीज को, लेकिन पहली बार एक सबमरीन है जो कि डिप्लॉय की गई है इतनी दूरी पर, राइट। उसका नाम क्या है? सिंधु केसरी। 3000 टन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ये इंडोनेशिया को बैक करते हुए इंडिया ने भेजी है। PM अनवील्स इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये आगे आखिरी सवाल जो मैंने आपसे पूछा था किक स्टार्ट क्वेश्चंस में। तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर कहाँ होगा, कहाँ अनवील किया है, अनावृत किया है PM मोदी ने इंडिया की बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कर्नाटका में की है, और कर्नाटका के भी तुमकुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको अनवील किया गया है। कंट्री की लार्जेस्ट चॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी ये तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है HAL, राइट। और वो प्लान कर रहा है 1000 हेलीकॉप्टर्स 3 to 15 टन के 4 लाख करोड़ की लागत से अगले 20 साल के अंदर। जो आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा मिशन है उसी के चलते ये सारी फैसिलिटीज़ और ये सारे नए नए चीज़ें बन रही हैं भारत में डिफेंस सिस्टम को भी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए, ये हो गया हमारा 3rd सेक्शन भी खत्म, और इसके साथ फरवरी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट, साइंस टेक और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थी हमने कवर कर ली है। बहुत ज़्यादा टेक्निक में इन वीडियोस में नहीं देती हूँ, बिकॉज दे आर मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़। और आपको 1-2 बार आप पढ़ोगे, एसोसिएशन सारी चीज़ों का बैठ जाता है, याद हो जाएंगी। इससे पहले वाले जो वीडियोस होते हैं अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, वहाँ सीधे सीधे फैक्ट को दिमाग में डालना होता है, इसलिए टेक्निक्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, राइट। जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर अदरवाइज आपको अगले वीडियो में जो हम नेशनल न्यूज़ लेकर के आएंगे उसमें मिलेगा। अब वो होली के बाद होगी, एक दिन का होली ब्रेक मुझे भी मिलना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, नेम द स्कीम विच वॉज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ड्यूरिंग द बजट प्रेजेंटेशन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ क्राफ्ट्समैन इन द कंट्री। यानी कि उस योजना का नाम बताइए जिसकी घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इस बार के बजट में की थी, जिसमें कि शिल्पकारों की स्थिति में सुधार करने के लिए इस स्कीम को लाया जाएगा। क्राफ्ट्समैन से रिलेटेड ये स्कीम थी, नाम बताइए। शॉर्ट फॉर्म बताएंगे तो भी चलेगा, पूरा नाम बताएंगे तो भी चलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर, एंड विद दिस वी टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड द वीडियो। आई रियली होप अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिए, थोड़ा एंजॉय भी कीजिएगा। आई नो एग्जामिनेशंस आर लाइंड अप, कई बच्चों के एग्जाम्स हैं, बट फिर भी थोड़ा सा समय निकालिए, फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, फ्रेशन अप कीजिए अपने ब्रेन को और फिर से पढ़ने बैठिए, राइट। एंड जल्दी ही मिलते हैं। PDF लाइक का इन्फॉर्म यू बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा parchamclasses.in पे, वहाँ से आप ले सकते हैं। और जिनके पास PDF बैंक है या फिर करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन है, तो जो पार्ट्स हमको पढ़ते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड करते जा रहे हैं उनके PDF, वहाँ पे आप वहाँ से देख लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।